हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ENC लर्निंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी संबंधी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो सभी इसमें कवर किए जाएंगे। अगर कोई भी टॉपिक रह जाता है तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए, ज्वालामुखी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं तो ज्वालामुखी कहलाता है। अब ये जो आंतरिक भाग से जो चीज़ें बाहर पहुंच रही हैं ये क्या होती हैं। देखिए, जब हमने पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि पृथ्वी के सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है और सबसे अंदर क्रोड होता है। तो मेंटल में ही जो एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं या दुर्बलता मंडल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भूगर्भीय चट्टानें होती हैं ये अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। जब पिघली अवस्था में रहती हैं तो इन्हें हम मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब अत्यधिक दाब यहाँ पर उत्पन्न होने से ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है क्रस्ट को तोड़ के, तो यह इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो जो मैग्मा हमारा कहलाता है, जब ये हमारी जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित रहती हैं चीज़ें तो ये मैग्मा कहलाती हैं, और यही जब ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा पृथ्वी के बाहर आ जाती हैं तो इन्हें हम लावा कह देते हैं। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे लावा, राख और गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। मैग्मा क्या होता है। देखिए, हमने मैग्मा के बारे में बताया, जो पिघली हुई चट्टानें और पृथ्वी के अंदर देखी जाने वाली संबंधित सामग्रियों को दर्शाने के लिए हम मैग्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये मैग्मा का स्रोत जो होता है वो हमारा एस्थेनोस्फीयर होता है, जिसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैग्मा में अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, यानी मैग्मा में अगर सिलिका की मात्रा अधिक है, सिलिका यानी SI की मात्रा अधिक है, तो ज्वालामुखी में जो उद्गार देखा था वो विस्फोटक उद्गार होता है। यानी कि वो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो बहुत ही तेज तीव्र विस्फोट के साथ निकलता है। लेकिन अगर ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा यानी कि मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम है तो जो उद्गार होता है वो प्रायः शांत प्रकार का होता है, यानी कि उसमें लावा बहुत तेज विस्फोट करके नहीं निकलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, जिनमें पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरे जो होते हैं वो हमारे होते हैं मृत ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से ज्वालामुखियों को 3 भागों में हम पढ़ते हैं सक्रियता के आधार पर। तो जो पहला हमारा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी हमारा क्या होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव ही निकलते रहते हैं, यानी कि हमेशा ये एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का जो स्ट्राम्बोली जो हमारा ज्वालामुखी होता है ये सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है। और इसे सामान्यतः हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। प्रकाश स्तंभ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रकाश स्तंभ का कार्य होता है वो समुद्र में जो जहाज आते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए यूज होता है। और ये जो हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, क्योंकि इनमें से हमेशा उद्गार होता रहता है और ये एक प्रकाश स्तंभ के बाद कार्य करता है। इसी के साथ जो हमारा इटली का एटना है, इटली का एटना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ठीक, अंडमान निकोबार का हमारा बैरन द्वीप और अंटार्कटिका का एरेब्रूस, अंटार्कटिका का एरेब्रूस, ये हमारे जो हैं ये हमारे सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। देखिए, वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो लगभग 500 हमारे ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हमारे वर्तमान में 500 ज्वालामुखी सक्रिय हैं और जिनमें से 50 ज्वालामुखियों में प्रतिवर्ष विस्फोट होता रहता है। 500 हमारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं वर्तमान में, जिनमें से 50 में हमारे प्रतिवर्ष विस्फोट होता रहता है। और जो 2017 में जो हमारे जो सक्रिय ज्वालामुखी रहे हैं उनमें से 2 ज्वालामुखी जैसे कि माउंट सिनामोग इंडोनेशिया में है और विल्लारिका चिली में है, ये 2017 में हमने इन्हें सक्रियता देखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त या डोरमेंट वॉल्केनो किन्हें कहते हैं। देखिए, ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे ज्वालामुखी आते हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी विस्फोट कर सकते हैं, तो उन्हें हम सुषुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं। ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि इनमें सक्रिय ज्वालामुखियों के जैसे लगातार उद्गार तो होता नहीं है और लगातार इसमें उद्गार नहीं होता है, जिसके कारण इसमें मैग्मा में प्रेशर बनता रहता है और जब प्रेशर बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है तो ये काफ़ी विस्फोट के साथ फूटते हैं। इसलिए सुषुप्त ज्वालामुखी ये कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। ये सामान्यतः तो बहुत दिनों से सक्रिय नहीं रहते हैं लेकिन कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। जिनमें हमारा इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी, इंडोनेशिया क्रकोटोवा ज्वालामुखी, ये सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। हाल ही में
जो हमारे अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप है वो भी सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जिनमें दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में, तो उस सुनामी के बाद से इसमें सक्रियता के लक्षण देखे गए हैं। और जो वेसुवियस क्रैकोटोवा है ये भी, इनमें भी सक्रियता के लक्षण देखे गए हैं। इन्हें हाल ही वर्षों में इनमें उद्गार हुआ है। नेक्स्ट हमारा है मृत ज्वालामुखी। देखिए मृत ज्वालामुखी में वैसे ज्वालामुखी शामिल किए जाते हैं जिनमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, यानी इनमें हजारों वर्षों से कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी इनके जो ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना है वो ना के बराबर है। तो ऐसे ज्वालामुखियों का हम मृत या डेड या इंस्टेंट वॉल्केनो कहते हैं। जैसे हमारा चिम्बोराजो इक्वाडोर और को सुल्तान ईरान में, ये हमारे मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। देखिए अक्सर ज्वालामुखी और भूकंप जो होते हैं वो वहीं आते हैं जहाँ पे हमारी प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं या एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। देखिए जो मैग्मा जो हमारा बनता है, जो कि ज्वालामुखी का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये अक्सर प्लेटों के टकराने की वजह से ही बनता है। जैसे कि ये हमारी स्थल प्लेट होती है, जैसे ये हमारी स्थल प्लेट होती है और ये हमारी सागर प्लेट होती है। ये हमारी स्थल प्लेट, ये हमारी सागर प्लेट। ये स्थल प्लेट ऐसे बढ़ रही है अगर, और ये सागर प्लेट इस तरह से बढ़ रही है। तो जब क्योंकि हमने पढ़ा है कि सागर प्लेट जो होती है ये अत्यधिक भारी होती है और स्थल प्लेट हमारी इतनी भारी नहीं होती है। तो जब इनमें टकराहट होती है तो अक्सर क्या होता है कि जो भारी प्लेट होती है वो स्थल प्लेट के अंदर धंस जाती है। ये भारी प्लेट हमारी स्थल प्लेट के अंदर धंस जाती है और चूँकि जब अंदर धंस जाती है तो यहाँ पे होता है मैग्मा चैम्बर, और जिसके कारण ये जो हमारी जो इतना भाग होता है जो अंदर चला गया, ये भी ताप और दाब के कारण पिघल जाता है और मैग्मा की मात्रा में वृद्धि करता है। यही मैग्मा जब अत्यधिक मात्रा में यहाँ इकट्ठा होता है और जब प्रेशर ज़्यादा डेवलप होता है तो यही इस क्रस्ट को, जहाँ पे भी इसको कमज़ोर मिलता है, क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकलता है। ये महासागरों में भी अगर कहीं जगह मिल जाए तो वहाँ पे भी निकल सकता है। तो इसलिए जहाँ पे भी इसको कहीं कमज़ोर जगह मिलती है वहाँ पे अपना रास्ता खोजता है और वहाँ से ये ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निकलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ज्वालामुखी भूकंप होते हैं अक्सर जहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि हो रही होती हैं वहीं पर ये देखे जाते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं उसके आधार पर हम ज्वालामुखियों को देखते हैं। जैसे हमारा इसमें हमारा होता है फिशर वॉल्केनो, सील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो और कार्डेरा। इस प्रकार से हमारी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस प्रकार से आकृतियाँ जो निर्मित होती हैं उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए हमारा सील्ड वॉल्केनो क्या होता है। देखिए ऐसा वॉल्केनो जो जिसमें ज़्यादा ढलान नहीं होता है लेकिन दूर और व्यापक होते हैं वो हमारे सील्ड वॉल्केनो में आते हैं। ये दुनिया के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं क्योंकि लावा काफ़ी दूर तक बहता है। इसमें हवाई ज्वालामुखी जो होता है वो हमारे सील्ड वॉल्केनो का ही एक उदाहरण है। ये ज्वालामुखी ज़्यादातर बेसाल्ट कम चिपचिपी से बने होते हैं। एक प्रकार का लावा होता है जो फूटने पर कम तरल होता है। देखिए जब कम चिपचिपा होगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत तरल होगा। जब बहुत तरल होगा तो काफ़ी दूर क्षेत्रफल तक वो बहेगा और ज़्यादा क्षेत्रफल तक जब बढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी, लेकिन वे ज़्यादा दूर तक और व्यापक रूप से होते हैं। ये सामान्य रूप से कम विस्फोटक होते हैं, लेकिन अगर इसमें किसी तरह से पानी वेंट में चला जाता है तो ये विस्फोटक हो जाते हैं। जैसे ये हमारा सील्ड वॉल्केनो है। देखिए ये हमारा सील्ड वॉल्केनो, हमने बताया कि इसमें ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन चूंकि लावा कम चिपचिपा होता है इसके कारण काफ़ी दूर तक बहता है। जब काफ़ी दूर तक ये हमारा बहता है तो इसीलिए ये हमारा सील्ड वॉल्केनो कहलाता है, और जिसमें हवाई ज्वालामुखी जो हमारा प्रसिद्ध उदाहरण है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, देखिए सेंटर कोन ज्वालामुखी क्या क्या होता है। देखिए सेंटर कोन ज्वालामुखी ये एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक, सेंटर का एक दूसरा नाम जो आधुनिक नाम है वो स्कोरिया भी कहते हैं। इन ज्वालामुखियों में लगभग पूरी तरह से ढीले दानेदार सिंडर होते हैं और आसपास लगभग कोई लावा नहीं होता है। इनके पास बहुत खड़ी भुजाएं होती हैं और आमतौर पर शीर्ष पर एक छोटा गड्ढा होता है। देखिए सेंटर कोन वॉल्केनो जब ये लावा सीधी से जब लावा दूर तक नहीं बहेगा तो वो एक कोन के रूप में आकृति बना लेगा। इस प्रकार से ये आकृति बना लेता है जिसे हम सेंटर कोन वॉल्केनो कहते हैं। ये काफ़ी बहुत ऊंचे होते हैं और एक कोन की भांति, यानी कि जैसे आप कीप देखते हैं, कीप होती है घर में, तो कीप भी कुछ इस तरह से होती है। अगर इसको उल्टा कर दें तो ये कीप नुमा संरचना के रूप में, यानी कि सेंटर कोन के रूप में ये इनकी आकृतियाँ होती हैं, क्योंकि इनमें लावा दूर तक नहीं बहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट वॉल्केनो। देखिए कंपोजिट वॉल्केनो क्या होते हैं, समग्र ज्वालामुखी। देखिए जब सीधी सी बात है, जैसे ज्वालामुखी से विस्फोट निकल रहा है, हमने पिछले जब इसमें देखा था कि जो ज्वालामुखी से जब निकल रहा है लावा, और अगर लावा निकलते समय अगर इसके मार्ग में जैसे ये नलिका किसी तरह से इसमें लावा नहीं निकल पाया या इसमें जाम हो गई किसी तरह से,
जो लावा होता है वो साइड ब्रांचेस के रूप में निकलने लगता है। जब साइड ब्रांचेस के रूप में निकलने लगता है तो ऐसे वॉल्केनो को ही हम कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी विज्ञानी इसे मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं, क्योंकि इनमें ठोस लावा की परतें होती हैं जो रेत की परतों से मिश्रित होती हैं। इन ज्वालामुखियों में अक्सर विस्फोटक होते रहते हैं। लावा के साथ बड़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक सामग्री और राख जमीन पर अपना रास्ता तलाशते हैं। ये सामग्री खुलने के आसपास के क्षेत्र में जमा होते हैं और परतों के गठन की ओर अग्रसर होते हैं और यह माउंट को समग्र ज्वालामुखी के रूप में प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो है हमारा काल्डेरा। देखिए काल्डेरा क्या होता है। ये देखिए, ये पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं। ये आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब ये फटते हैं तो किसी भी ऊंचे ढांचे के निर्माण के बजाय खुद ही गिर जाते हैं और ढह गए अवसादों को ही काल्डेरा कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आप देखते हैं क्रेटर लेक का निर्माण होता है। जो क्रेटर लेक का निर्माण कैसे होता है, देखिए जब ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी यहाँ से फट गया, यहाँ पे जगह खाली हो गई और यहाँ पे जगह जब खाली हो गई तो यहाँ पे पानी भर गया और यहाँ पे क्रेटर निर्माण हो गया। लेकिन पता चला किसी टाइम ज्वालामुखी इतना भयानक विस्फोट हुआ कि ज्वालामुखी जितना ऊपर का सम्मुख भाग है ये पूरा उड़ गया, ये पूरा विस्फोट से उड़ गया और पूरा धंस के एक बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया। और यही हमारा जो होता है वो काल्डेरा कहलाता है। अगर इमेज के माध्यम से हम देखें तो इमेज के माध्यम से इस प्रकार से ज्वालामुखी होता है। जैसे ये ज्वालामुखी हुआ, कई शाखाओं के रूप में ये फटा, बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये पूरी जो हमारा जो कोन बन रहा था, कोन न बनने में पूरा ये ध्वस्त हो गया और फिर यहाँ पे पानी भर गया और यही हमारा काल्डेरा या बहुत बड़ी क्रेटर लेक का निर्माण करता है। जो हमारा वो काल्डेरा होता है बहुत बड़ी क्रेटर लेक का भी निर्माण करता है, क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा है वो पूरा ढह जाता है पूरी तरीके से। तो वही हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा काल्डेरा होता है ये सबसे अधिक विस्फोटक होते हैं और इनमें जो विस्फोटकता इसमें जो विस्फोटकता इतनी होती है जो बताती है कि इनका मैग्मा कक्ष काफ़ी बड़ा, यानी कि इनके नीचे काफ़ी अधिक मात्रा मैग्मा उपस्थित था, जिसके कारण इतना भयानक इसमें विस्फोट होता है। एक काल्डेरा क्रेटर से इस प्रकार भिन्न होता है कि एक काल्डेरा एक बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद एक पतन के कारण एक बड़ा अवसाद होता है। हमने बताया ना कि जब काल्डेरा मतलब बहुत बड़ा भयानक विस्फोट, जिसके कारण पूरा जो ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर है वही पूरा गिर जाता है, उसी में धंस जाता है। जबकि क्रेटर क्या होता है, क्रेटर एक छोटा ज्वालामुखी जो क्रेटर क्या होता है, हमने बताया कि ज्वालामुखी फटा और वहाँ पे ऊपर ही हिस्से में इतना भयानक विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन छोटा मोटा विस्फोट हुआ और वहाँ पर पानी भर गया तो वो एक क्रेटर निर्माण होता है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें।